वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे शेरों, मेरी प्यारी शेरनियों। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है कि लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक जो डिस्कस किया था ठोसों में चुनके गुण। ठोसों में चुनके गुण, उसके आधार पर हमने पदार्थ पढ़े थे 5 प्रकार के। ठीक है भाई, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आज के इस वीडियो में अपन जो हमने पिछला पढ़ा उसका थोड़ा सा रिवीजन अपन करेंगे। इसके अलावा अपन कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हमारी एनसीईआरटी बुक्स के अभ्यास क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपन। डियर स्टूडेंट, जैसे कि बात करूं कल का जो टॉपिक है उसका मैं थोड़ा सा रिवीजन दोबारा कर देता हूं कि कुछ स्टूडेंटों का ये कहना है कि सर एक दो पदार्थ हैं जो हमारे समझ में नहीं आए, तो इसलिए मैं उनको दोबारा अच्छी तरीके से रिकॉल कर रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से दोबारा वो समझ में आ जाए। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको ये बताया था कि अगर चुंबकीय गुण के आधार पर मैं बताऊं तो पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पहला होता है अनुचुंबकीय पदार्थ। कौन सा होता है? अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है भाई। दूसरी जो पदार्थ है यहाँ पर वो कौन सा है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो इसमें ये तीसरा है आपका लोह चुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ। नंबर 4 की मैं बात करूं तो चौथा है आपका प्रतिलोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है भाई। और नंबर 5 है जो आपका वो है आपका फेरी चुंबकीय पदार्थ। इसका एक नाम और मैंने बताया था, आपको याद हो तो लघु प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। तो ये 5 पदार्थ बताए थे मैंने चुंबकीय गुणों के आधार पर। डियर, वैसे मैं इनको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन दोबारा मैं रिवीजन कर रहा हूं कि कुछ स्टूडेंटों के एक दो पदार्थ समझ में नहीं आए, तो इसलिए मैं दोबारा अच्छी तरीके से आपको इनका रिवीजन में करवा देता हूं ताकि आपका ये टॉपिक भी और टॉपिक की तरह बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके डियर, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में। तो डियर, मैंने आपको ये बताया था स्टार्टिंग के जो मैं 2 की बात करता हूं तो ये इनकी व्याख्या जो अपन करेंगे वो किसके आधार पर करेंगे? इलेक्ट्रॉन के आधार पर। किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉन के आधार पर करेंगे। इलेक्ट्रॉन के आधार पर इनकी व्याख्या करेंगे। और लास्ट के जो 3 है इनकी व्याख्या जो अपन करेंगे वो डोमेन के आधार पर करेंगे। किसके आधार पर करेंगे? डोमेन के आधार, डोमेन के आधार पर। ठीक है भाई, किसके आधार पर करेंगे भाई? डोमेन के आधार पर। क्लियर है भाई। पहली की मैं बात करूं, स्टार्टिंग के जो 2 है उनकी व्याख्या अपन करेंगे इलेक्ट्रॉन के आधार पर। लास्ट के जो 3 है उनकी व्याख्या अपन किसी करेंगे? डोमेन के आधार पर। ठीक है भाई। सबसे पहले बात करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ की। तो इसके लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ बेसिक बातें अपन को पता होनी चाहिए जो कि मैं आपको बता चुका हूं। जैसे कि सिंपल से मैंने बताया था, एक तो इलेक्ट्रॉन आपके कक्षक में इस प्रकार भरे जाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन जो कक्षक में इस तरीके से भरे जाते हैं। इस तरीके से जब अपन इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो इन इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं अपन युग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं डियर? युग्मित इलेक्ट्रॉन। और यदि सिंगल इलेक्ट्रॉन बढ़ा हो किसी कक्षक में तो उसे अपन बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसे अपन क्या बोलेंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, क्या बोलेंगे इसको? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ये बात आपको आगे समझ में? अब देखिए, अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अगर अपन बात करें जो बी है वो क्या होता है? अगर अपन बात करें 0 और म्यू भी होता है, वो भी होता है 0। बी का मतलब मैंने आपको बताया था चुंबकीय क्षेत्र और म्यू का मतलब हो गया चुंबकीय आघूर्ण। क्या होता है? 0 होता है। सर ऐसा क्यों होता है? डियर, मैंने आपको बताया था कि अगर बात करें इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या होगा डियर? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इन दोनों के द्वारा ये दोनों क्या करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे और चुंबकीय एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। भाई, इसके द्वारा भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और इस इलेक्ट्रॉन का दोनों की दिशा क्या है? विपरीत है। तो विपरीत होने पर ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। इसलिए इनका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या आएगा? क्या आएगा? 0 आएगा। और चुंबकीय आघूर्ण भी क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है भाई। क्यों? इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन अगर बात करें, एक इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहा है वो क्लॉकवाइज कर रहा है, यानी घड़ी की दिशा क्या हो रही है?
एक इलेक्ट्रॉन कर रहा है आपकी घड़ी की विपरीत दिशा का यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों अगर अपन बात करें इसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे तो चुंबकीय आघूर्ण क्या आएगा, 0 आएगा अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन। अगर मान लीजिए पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। लेकिन इस स्थिति में अगर बात करें कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण होगा, अर्थात मैं ये बोल सकता हूं बी बराबर नॉट इक्वल किसके, 0 के, म्यू बराबर नॉट इक्वल 0 के, यानी इनकी वैल्यू 0 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है भाई, तो ये बेसिक बातें अपन ने पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अगर अपन बात करें जैसे कि मैं बात करूं अणुचुंबकीय पदार्थ की, तो अणुचुंबकीय पदार्थ में डियर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने का मैं ये बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो ये जो पदार्थ है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में दुर्बल रूप से क्या होंगे, आकर्षित होंगे। क्या होंगे डियर? दुर्बल रूप से। भाई इनका मैंने अभी बताया था, इनमें इनका कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण होगा, कुछ ना कुछ इनका चुंबकीय क्षेत्र होगा, होगा नहीं होगा। ठीक है भाई, क्यों? क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब बात करें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो अणुचुंबकीय पदार्थ को अपन किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं? अपन ये बोल सकते हैं कि वे पदार्थ, दोबारा ध्यान से सुनना, कि वे पदार्थ जो कि चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं उन्हें अणुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाता है, चुंबकीय, जिधर चुंबकीय क्षेत्र है उधर ये चले जाते हैं। ठीक है भाई, उसी दिशा की ओर। ठीक है भाई, एक बात मैंने ये बताई थी कि चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, क्या भाई, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में इन जो अणुचुंबकीय पदार्थ है इनमें जो चुंबकत्व का जो गुण उत्पन्न होता है वो भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कैसे भी है, मैंने आपको एक कील का एग्जांपल बताया। मान लीजिए एक कील है, ठीक है भाई, उस कील को मैंने ऊपर चुंबक से जोड़ दिया। ठीक है भाई, तो कुछ समय बाद देखूंगा उस चुंबक के कारण उस कील में क्या आ जाएगा, चुंबकत्व का गुण हो जाएगा। फिर मैं कुछ समय बाद दूसरी कील लाता हूं, फिर उस कील के पास में ले जाता हूं तो वो कील उस कील के चिपक जाती है। क्यों? क्योंकि उस चुंबक के कारण पहली वाली जो कील है उसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो गया। लेकिन जैसे मैं उस चुंबक को हटाऊंगा तो उस कील के अंदर जो चुंबकत्व गुण है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्यों? चुंबकीय क्षेत्र नष्ट हो गया, चुंबकीय क्षेत्र अनुपस्थित हो गया उसमें। तो ऐसी स्थिति में दोनों कीलें आपस में जुड़ी वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके मध्य जो चुंबक का गुण है वो भी क्या हो गया, नष्ट हो गया। यही चीज तो मैं ये बोल सकता हूं अणुचुंबकीय जो पदार्थ है इनसे ये जो है अस्थायी चुंबक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अस्थायी चुंबक। यानी इनमें जो चुंबकीय गुण होता है वो कैसा होता है, अस्थायी। चुंबकीय गुण क्या होता है, अस्थायी। अस्थायी चुंबकीय गुण होता है किनमें, अणुचुंबकीय पदार्थ। क्लियर है डियर? ये सिंपल से आपको समझ में आ गया। एक मैंने इसके बारे में कुछ एग्जांपल आपको बताया, जैसे कि O2 मैंने आपको बताया था। ठीक है भाई, Fe+3 मैंने आपको बताया था, Cu+2 मैंने आपको बताया था। याद है कुछ आपको? ठीक है भाई, इसके अलावा Cr+3 आप कर सकते हो। आसानी से समझ में आ गया। तो इसमें आपको याद रखना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। ठीक है भाई, और कुछ एग्जांपल आपको याद रखने। हाँ जी, बात करते हैं अपन सेकंड वाले की, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की। तो डियर आपको पता है यहाँ पर क्या है भाई, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे, आपके पाए जाएंगे युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण आपको पता है इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, 0। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये दूसरे जो चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। इसलिए अपन ये बोलेंगे कि यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, 0 होगा। अर्थात मैं ये बोल सकता हूँ इसमें चुंबकीय गुण नहीं पाए जाएंगे। ठीक है भाई, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ को मैं ये बोल सकता हूं कि वे पदार्थ जो दुर्बल रूप से चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, प्रतिकर्षित, आकर्षित नहीं हो सकते। क्योंकि आकर्षित तो कब होते हैं, जब इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसमें कैसे होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, इसके बाद बात करें प्रतिचुंबकीय पदार्थ उन पदार्थों में पाए जाते हैं। किनमें भाई, उन पदार्थों में पाए जाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। और इलेक्ट्रॉन के युग्मित होने के कारण इनका जो चुंबकीय आघूर्ण जो होता है, इसका मैं बात करूं इसका, ये एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को क्या कर नष्ट करते हैं। अर्थात इनका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अर्थात इनमें जो चुंबकीय गुण हो जाता है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्लियर है भाई? यहाँ तक कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब बात करें इसके एग्जाम्पल में बात करूं तो डियर जैसे मैंने आपको बताया था H2O, ठीक है भाई, NaCl हो गया आपका, या एक मैं बताना चाहूं C6H6। तो अगर मैं इनको यदि चुंबक के पास ले जाऊंगी, अगर मैं इनको चुंबक के पास ले जाऊं तो क्या देखोगे आप इसमें, अगर इनको मैं चुंबक के पास ले जाऊंगा तो कि इनमें कोई परिवर्तन दिखेगा, नहीं दिखेगा। ये इंटरेस्ट ही नहीं है, चुंबक के पास ले जाओ कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, क्यों? क्योंकि इनमें चुंबकीय गुण उत्पन्न ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। युग्मित होने के कारण प्रत्येक जो एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको क्या कर देगा, वो नष्ट कर देगा। आप क्योंकि इनकी दिशा विपरीत है, एक क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। क्लियर है? आता सिंपल से मैंने आपको बता दिया, दोनों दोबारा मैंने अच्छी तरीके से आपको रिवाइज कर दिया। आई होप आपको अब अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। हाँ जी, अब बात करते हैं तीन की। ये मैंने बताया था डोमेन क्या था।
डियर मैंने आपको बताया था डोमेन क्या होता है, सिंपल तरीके से मैंने बताया था ठोस पदार्थ के अगर बात अपन करें उसमें जो धातु आयन होते हैं, वो धातु आयन के छोटे छोटे टुकड़ों को यदि अपन समूहित करें तो उसे अपन बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे कि ये आपका क्या है? चौक। अभी इस अपन ने इसको ठोस मान लिया, अब इसका मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, धातु आयन बना लिए मैंने इसके। अब मैंने क्या किया, इन छोटे छोटे टुकड़ों को समूहित कर लिया, समूह बना लिया, ठीक है। तो इसे मैं क्या बोलूंगा? ये डोमेन बोलूंगा। क्लियर है? डोमेन आपको समझ में आ गया? ये सिंपल से एक लाइन में परिभाषा बोल देना, धातु आयन के छोटे छोटे खंडों को, क्या डियर? धातु आयन के छोटे छोटे खंडों को समूह बनाना या समूहित करना क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। ठीक है भाई। अब बात करते हैं सबसे पहले इसकी, भाई तीनों की व्याख्या करेंगे अपन डोमेन के आधार पर कि लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है। ठीक है भाई। देखिए डियर, इसके बारे में आपको बताता हूं अभी। ये हो गया आपका कंप्लीट। हाँ जी। अब बात करते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ के बारे में। तो मैंने ये बताया था कि लोह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं, ठीक है भाई, लोह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं जब इनको अपन चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखते तो इनमें जो डोमेन होते हैं वो क्या होते हैं? अनियमित रूप से अभिविन्यासित होते हैं। कैसे? जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया था लास्ट वीडियो में। इस तरीके से देखिए, इसमें देखोगे आप इस तरीके से, ठीक है भाई। इस तरीके से आप देख लो, तो इसमें देख लो जब अपन इनको चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ऐसे नहीं रखते हैं तो ये डोमेन क्या होते हैं? अनियमित रूप से अभिविन्यासित होते हैं, जिससे क्या होता है कि एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करते हैं। आप देखिए, कुछ डोमेन इधर है, कुछ डोमेन इधर है, कुछ डोमेन इधर है, तो क्या करेंगे? एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। लेकिन यदि मैं इन पदार्थों किन पदार्थों को, लोह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, तो ये जो डोमेन होंगे ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाएंगे? अभिविन्यास। कैसे? मान लीजिए इस तरीके से ये अवस्थित थे, अब क्या हो जाएंगे? सभी जो डोमेन है वो एक ही दिशा में इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है भाई। तो आप देख लो सभी डोमेन अब एक ही दिशा में, उसमें देख लो उसमें पहले वाले जब चुंबकीय क्षेत्र अनुपस्थित था तो ये अनियमित रूप से अभिविन्यासित थे। अब जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो गए? अभिविन्यासित हो गए। ठीक है भाई। तो इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित होने के कारण क्या होता है कि इनमें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या भैया? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और इतना प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है डियर, अगर मैं बात करूं, इतना प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है कि इनके जो डोमेन होता है उनका क्रम चेंज नहीं होता। ये देखिए, ये क्या है? इसके डोमेन, किसके? लोह चुंबकीय पदार्थ, इनके क्रम में कोई परिवर्तन नहीं होता, सेम ऐसे ही रहते हैं। ठीक है भाई। क्यों? क्योंकि इनकी अगर मैं बात करूं, इनमें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसके कारण इनका जो डोमेन है वो सेम यही क्रम रहेगा। ठीक है, ये नहीं एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता। इनके जो डोमेन है उनका क्रम यही बना रहता है। अर्थात मैं ये बोल सकता हूं कि लोह चुंबकीय जो पदार्थ है वो स्थायी चुंबक बन जाते हैं। कैसे भाई? स्थायी चुंबक। डियर, कई बार ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन से पदार्थ से स्थायी चुंबक का निर्माण होता है। अस्थायी चुंबक का निर्माण तो हमने पढ़ा था अनुचुंबकीय पदार्थ में, और स्थायी चुंबक का निर्माण होता है लोह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है भाई, क्लियर है? आपका कोई दिक्कत इसमें? जैसे कुछ एग्जांपल मैंने आपको बताए थे, Fe है, CO है, Ni है, Gd। ठीक है भाई, इस तरीके के कुछ एग्जांपल है किसके? लोह चुंबकीय पदार्थ। अगर आपको लोह चुंबकीय पदार्थ बिल्कुल क्लियर हो गया तो आपको प्रति लोह चुंबकीय पदार्थ और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कैसे? यार इसमें क्या होता है, इसमें अगर मैं बात करूं सेम जो अगर बात करें डोमेन की जो संरचना है किसमें? प्रति चुंबकीय पदार्थ में। किसमें? लोह चुंबकीय पदार्थ की जैसे ही होती है, यानी प्रति चुंबकीय पदार्थ में डोमेन की जो संरचना है वो कैसी होती है? लोह चुंबकीय पदार्थ में ऐसी अगर, लेकिन ये जो डोमेन होते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इस तरीके से मैं बनाना चाहूं तो एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है? हाँ जी। तो ये आप देख लो, ऊपर वाले में तो एक ही दिशा में थे चुंबकीय क्षेत्र, यहां पर एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। इससे क्या होगा कि ये
इसके चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव ये नष्ट कर देगा, ये इसके नष्ट कर देगा, ये इसको नष्ट कर देगा। अर्थात मैं ये बोलूंगा यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण जो होगा वो 0 होगा। क्या होगा? क्योंकि जितने चुंबकीय क्षेत्र ऊपर है उतने ही नीचे है, यानी बराबर में है नहीं, ऊपर और नीचे जो आपके पास डोमेन आप देख रहे हो, जितने ऊपर है उतने ही क्या नीचे। इससे क्या होगा? एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे, अर्थात म्यू का मान जो होगा वो क्या होगा? इसमें 0 होगा, अर्थात इसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न नहीं होगा। किसमें? प्रति चुंबकीय। ठीक है डियर, क्लियर है आपको? भाई इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसमें तो जो डोमेन होते हैं एक ही दिशा में होते हैं, ऊपर की तरफ। इसमें डोमेन संरचना तो डोमेन की होती है इसमें भी, लेकिन इसमें जो अगर बात करें जो डोमेन होते हैं एक दूसरे के विपरीत, जैसे ये हो गया, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, इस तरीके से। एक ध्यान रखना इस चीज को डियर, कई बार अपन इस चीज को गलत कर देते हैं। अगर इनकी संख्या आपको क्या करनी है? बराबर करनी है, मतलब जितने आप ऊपर डोमेन बनाना उतने नीचे बनाने। क्यों? क्योंकि तभी ये एक दूसरे के प्रभाव, क्योंकि यहाँ पर म्यू आना चाहिए 0, क्योंकि अगर मान लीजिए आप 5 करते हो जस्ट इमेजिन, तो क्या हो जाएगा? इससे कैंसिल होगा, इससे, तो इसमें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच गया तो हम ये बोलेंगे इसमें म्यू का मान 0 नहीं होगा। इसलिए ये ध्यान रखना है इसमें कि इसमें जितने आप ऊपर डोमेन बना रहे हो उतने ही आपको नीचे बनाने, ताकि हमारा जो म्यू है इसमें क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत इसमें? हाँ जी। लास्ट आता है फेरी चुंबकीय पदार्थ। क्या आता है डियर? फेरी चुंबकीय पदार्थ आता है। इसके बारे में अगर अपन समझना चाहें तो ये भी बिल्कुल सिंपल है। फेरी चुंबकीय पदार्थ में क्या है? इसमें थोड़ा सा डिफरेंट अपन को अंतर कर सकते हैं। फेरी चुंबकीय पदार्थ में क्या होता है? जो डोमेन होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। देखिए डोमेन की संरचना, 2 समांतर, 1 प्रति समांतर, 2 समांतर और 1 प्रति समांतर। ठीक है भाई, क्या समझे भाई? पहले वाले में तो एक ही दिशा में थे, दूसरे वाले में एक ऊपर और एक नीचे था। इसमें अपन देख रहे हैं 2 समांतर और 1 प्रति समांतर, 2 समांतर 1 प्रति समांतर। अर्थात मैं बोल सकता हूं इन पदार्थों के जो चुंबकीय आघूर्ण है, जो डोमेन है, इन डोमेनों के चुंबकीय आघूर्ण है वो समांतर तथा प्रति समांतर संख्या में क्या होते हैं? असमान होते हैं। यहाँ देखिए समांतर कितने? 2, प्रति समांतर कितना? 1। संख्या अलग अलग हो भाई, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर प्रति समांतर केवल 1 ही है, यहाँ समांतर 2 है, यहाँ प्रति समांतर क्या है, तो इनकी संख्या 1 होती है। ठीक है भाई, प्रति समांतर अगर बात करें असमान होती है। अब क्या हो गया? इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है भाई, इससे ये कैंसिल हो गया, तो इसमें 2 तो डोमेन बच गए, इसमें 2 डोमेन तो बच गए, इसमें 2 डोमेन तो बच गए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, 2 डोमेन आपको बच गए। ठीक है भाई, अब कहने का मतलब इसमें क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इनको अपन क्या बोल सकते हैं डियर? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। अयुग्मित, ये जो सिंगल में दे रखे हैं ये डोमेन है क्या? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। सिंगल में ध्यान रखना, आपको पता है जो मैंने आपको पीडीएफ दी है उसमें भी मैंने ये बात लेकर रखी। अगर बात करें अनुचुंबकीय में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोह चुंबकीय में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फेरी चुंबकीय में, क्योंकि इनमें बच गए ना, बाकी प्रति चुंबकीय में होते हैं वो आपस में कट गए। ठीक है भाई, और किसमें? प्रति लोह चुंबकीय में, और प्रति चुंबकीय पदार्थ में अगर बात करें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन तीनों में होते हैं। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है किन किन पदार्थों में पाए जाते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और एक बात ध्यान रखना, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वही उनमें ही क्या पाए जाएंगे? चुंबकीय गुण। ठीक है भाई, क्लियर है आपका? तो इस तरीके से डोमेन के आधार पर हम इनकी व्याख्या कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। मैंने दोबारा इनको अच्छी तरीके से रिवीजन कर दिया शॉर्ट रूप में। ठीक है, हाँ जी। तो अब अपन करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन। ये तो हो गया कंप्लीट आपका। अब बात करते हैं इनके क्वेश्चन में। डियर, मैं क्वेश्चन कराने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ कि क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा वो आपको उसकी आपको कोई पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी। यहीं से आपको ऐड करने होंगे, वो यहीं से आपको नोट करने होंगे। या तो आपको मैं बोल के उनका आंसर लिखवा दूंगा या बोर्ड पर उनको लिख दूंगा ताकि आप उनको आसानी से नोट कर लो। एक ये बात ध्यान रखना, उनकी आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी। ठीक है भाई, पीडीएफ केवल आपको जो नोट्स मैंने सॉलिड स्टेट के बनाए उनकी ही मिलेगी। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आपकी जो लाइव क्लास है उसी में से आपको ये कंप्लीट करने होंगे। ओके डियर, हाँ जी। अब बात करते हैं अपन सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इसमें अपन बात करें अभ्यास क्वेश्चन की। हाँ जी,
तो आपका अभ्यास प्रश्न पाठ पुस्तक के पहला क्वेश्चन मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर मैं बोल सकता हूं इसमें दे रखा है 1.1। क्या दे रखा है? 1.1। ठीक है भाई, क्लियर? हाँ जी, एक बात ये ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन आवश्यक होगा ना आपके लिए, वो ही मैं आपको बोलूंगा कि ये आपको कॉपी में नोट करना है। ठीक है भाई, कि ये नहीं आपको सभी क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन सभी समझाऊंगा आपको। जितने भी क्वेश्चन आपके पाठ पुस्तक के दे रखे हैं, वो सभी क्वेश्चनों को मैं आपको समझाऊंगा, और कुछ क्वेश्चनों के जवाब मैं आपसे ही पूछूंगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को डिटेल से। ठीक है भाई, तो एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि 1.1 की अगर मैं बात करूं इसमें, ठीक है भाई, तो वो क्वेश्चन कौन सा है आपका? वो है आपका क्रिस्टलीय पद को परिभाषित कीजिए, परिभाषित कीजिए। ठीक है भाई, आगे दे रखा है इसमें अक्रिस्टलीय ठोसों के कुछ उदाहरण दीजिए, ठीक है भाई डियर। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? अगर हमारी पाठ्य पुस्तक का पहला क्वेश्चन क्या है? अक्रिस्टलीय पद को परिभाषित कीजिए, अक्रिस्टलीय ठोसों के कुछ उदाहरण दीजिए। ठीक है डियर, वैसे आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर जानते हो, क्योंकि ये हमने शुरुआत में जब हमने क्रिस्टलीय ज्यामिति के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण किया था, तो दो ठोस पढ़े थे, एक तो क्रिस्टलीय ठोस और दूसरे क्या पढ़े थे? अक्रिस्टलीय ठोस। बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में क्या है। ठीक है भाई, अब यहाँ एक वर्ड दे रखा है पद, तो इससे आप मत होना कि पद का मतलब यहाँ पर किससे लिया? ठोस से। कई बार क्या होता है कि हम जो कई बार एग्जाम में ऐसे शब्द दे दिए जाते हैं जो हमारे समझ में नहीं आते। तो डियर, मैंने आपको बोला है, जब भी क्वेश्चन आप एग्जाम देने जा रहे हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको आप 2 या 3 बार पढ़ो। कई बार क्या होता है कि हम एक बार जब पढ़ते हैं तो लैंग्वेज समझ में नहीं आती। आपको ये पता है यहाँ पर अक्रिस्टलीय पद अक्रिस्टलीय है, तो ये जो पद शब्द किसके लिए आया है? ठोस के लिए है। तो ये मत सोचना कि अक्रिस्टलीय पद तो हमने पढ़ा है नहीं किताब में। अरे ये अक्रिस्टलीय पद का मतलब है अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है भाई, हाँ जी, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? तो डियर, आपने इसका आसानी से जवाब दे सकते हो, आप आसानी से इसको आपने पढ़ा है। ठीक है भाई, अक्रिस्टलीय ठोस हमने ज्यामिति के आधार पर पढ़े थे, 2 ठोस पढ़े थे। ठीक है भाई, कितने ठोस पढ़े थे? 2 ठोस पढ़े थे, आपको याद है। एक तो हमने पढ़ा था क्रिस्टलीय ठोस, एक तो हमने पढ़ा था डियर कौन सा? क्रिस्टलीय ठोस, और एक हमने पढ़ा था अक्रिस्टलीय ठोस। पढ़ा था नहीं पढ़ा? ज्यामिति के आधार पर ठोसों के प्रकार। अब बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। मैंने सिंपल सी बात आपको बताई थी कि इनमें अवयवी कण की मैं बात करूं, अवयवी कण जो है वो निश्चित एवं नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। अवयवी कण निश्चित एवं नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है भाई, और इसमें अगर बात करें अवयवी कण जो होते हैं निश्चित एवं नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं होते। निश्चित एवं नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं होते। ठीक है डियर, क्लियर है आपका? तो हमको पूछा है अक्रिस्टलीय ठोस, तो अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं? निश्चित एवं नियमित रूप से इनमें अवयवी कण व्यवस्थित नहीं होते। क्या भाई? अवयवी कण की बात करें। दूसरी बात मैंने बताई कि इनमें जो होती है, अगर अपन बताएं कैसी अवस्था पाई जाती है? दीर्घपरास। और इनमें अवयवी कण कैसे जुड़े होते हैं? अगर इनमें कैसे होते हैं? इनमें कैसी अवस्था पाई जाती है? लघुपरास। भाई आपको ये जो क्वेश्चन है आपको ये देखना है। देखो, आपको अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में काफी नॉलेज है, आप अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। बात है आपको बोर्ड में लिखना कैसे, लिखना क्या है,
उसी तरीके से भाई नॉलेज आपको पूरा एक्रेस्टिव ठोस के बारे में काफी तो आपको इतना लिखना है जितना पूछा गया है। मान लीजिए 2 नंबर का दिया तो अपन सफिशिएंट है, 2 लाइन में इसको अपन खत्म कर सकते हैं। अपन सिंपल तरीके से बोल सकते हैं एक्रेस्टिव ठोस में अवयवीकरण निश्चित एवं अनियमित रूप से निश्चित एवं नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं होते। ठीक है भाई, यानी इनमें अवयवीकरण अनियमित होते हैं। ठीक है भाई, कोई पैटर्न इनका नहीं होता है, और अगर होता भी है तो वो जो व्यवस्था होती है कैसी होती है, लघु परासी होती है। ठीक है भाई, अगर अवयवीकरण अगर निश्चित और नियमित रूप से जुड़ेंगे वो कैसे कुछ जगह जुड़ेंगे, यानी उनकी जो व्यवस्था होगी लघु। और ये अगर बात करें क्रिस्टलीय ठोस होगी तो इसमें पूरे ठोस में इसी प्रकार अवयवीकरण जुड़े रहेंगे, यानी पूरे क्षेत्र पूरे ठोस में ये व्यवस्था पाई जाएगी, और इसमें कुछ जगह अवयवीकरण निश्चित पैटर्न के साथ जुड़े हो सकते हैं। ठीक है भाई, वैसे तो इसमें अवयवीकरण जुड़े नहीं मिलेंगे निश्चित और नियमित रूप से, लेकिन अगर जुड़े भी मिलते हैं तो इसमें कैसे मिलेंगे, लघु परासी अवस्था में, यानी कुछ जगह मिलेंगी। ठीक है भाई, क्लियर है। इसके बाद पूछा उसने कुछ एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो जैसे कि इसमें कांच है, ठीक है भाई, रबड़ है, प्लास्टिक है, बहुलक है, ये सभी एग्जाम्पल किसके लिख सकते हो, एक्रेस्टिव। और इसमें आप लिख सकते हो जितने भी साल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, साल्ट है, सभी लवण, सभी जो लवण है वो किस में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत इसमें, धातु ऑक्साइड आप बोल सकते हो, इसके अंदर आ जाएंगे क्रिस्टलीय ठोस में। तो ये सिंपल सी बात है, आसानी से आप इनको कर सकते हो, मैं बता चुका हूँ। तो ये जो पहला क्वेश्चन है अपने पाठ्य पुस्तक का अगर बात करें तो इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने अंदर इसको नोट कर लिया। ठीक है, ठीक है, अगर कोई करना चाहता है तो वो कर सकता है। ठीक है भाई, तो अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन इसमें स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो आपका है, ये सेकंड क्वेश्चन आपका कौन सा आता है, तो हम बात करें। सेकेंड क्वेश्चन कौन सा है अगर अपना, क्वेश्चन नंबर 1.2। क्वेश्चन आपका पूछा गया है इसमें, कांच, क्वार्ट्ज जैसे ठोस से किस प्रकार भिन्न है, जैसे ठोस से किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार भिन्न है। ठीक है भाई, किस प्रकार भिन्न है। आगे इसमें कंटिन्यू पूछा है, किन परिस्थितियों में किन परिस्थितियों में क्वार्ट्ज को कांच में रूपांतरित किया जा सकता है, कांच में रूपांतरित किया जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं इसमें, कांच क्वार्ट्ज जैसे ठोस से किस प्रकार भिन्न है, और किन परिस्थितियों में क्वार्ट्ज को अगर अपन बात करें कांच को रूपांतरित किया जा सकता है। तो डियर, मैंने आपको अब तक कितने वीडियो बता दिए, ये अपना वीडियो नंबर है 22। तो तीसरे वीडियो में, तीसरी क्लास में अगर मैंने आपको बात करें, जब मैं क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण पढ़ाया था तब मैंने आपको इसके बारे में बताया था। ठीक है भाई, लेकिन हो सकता है शायद आप भूल गए होंगे, काफी पहले मैंने आपको उसके बारे में बताया था, तो हो सकता है आप भूल गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा बता देता हूँ। फिर अभी आपने पढ़ा था कि जो कांच होता है, कांच क्या है भाई, एक्रेस्टलीय ठोस। कांच क्या है, एक्रेस्टलीय ठोस। और क्वार्ट्ज की अगर मैं बात करूं तो क्वार्ट्ज क्या है, क्वार्ट्ज है क्रिस्टलीय ठोस। क्वार्ट्ज क्या होता है डियर, क्रिस्टलीय ठोस। ये तो होता है आपका एक्रेस्टलीय ठोस, एक्रेस्टलीय ठोस,
अक्रिस्टलीय ठोस, और ये क्या होता है आपका, ये आपका होता है क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो दोनों में अंतर हो गया। क्यों भाई? अगर बात करें कांच और क्वार्ट्ज जो है, ये दोनों जो है इनका जो निर्माण है किससे होता है, सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन परमाणु से। इसका भी निर्माण सिलिकॉन और ऑक्सीजन परमाणु से, लेकिन इसमें जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन परमाणु है वो निश्चित एवं नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। निश्चित एवं नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। निश्चित एवं नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। किसमें? इसमें, क्वार्ट्ज में। लेकिन इसमें अगर मैं बात करूं, जो सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन परमाणु है वो निश्चित एवं नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं होते। निश्चित व नियमित रूप से, निश्चित व नियमित रूप से, नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं होते, नहीं होते। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये आपको समझ में आ गया? ये तो अक्रिस्टलीय ठोस है, कांच जो है, और क्वार्ट्ज है क्रिस्टलीय ठोस। दोनों एक ही प्रकार के अवयवी कणों से, सिलिकॉन और ऑक्सीजन परमाणु से बने होते हैं, लेकिन इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन परमाणु निश्चित और नियमित रूप से जुड़े होते हैं। ठीक है भाई, इसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है भाई, ये तो अंतर हो गया हमारा पहला। कांच क्वार्ट्ज जैसे ठोस से किस प्रकार बने, तो हम आंसर लिख सकते हैं। डियर ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा हूं मैं, कांच अक्रिस्टलीय ठोस है जबकि क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है भाई, यहां तक हो गया। दोनों कौन से, अगर बात करें कांच और क्वार्ट्ज सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन परमाणु से निर्मित होते हैं या बने होते हैं। यहां तक हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब ये पूछ रहा है किन परिस्थितियों में क्वार्ट्ज को कांच में रूपांतरित किया जा सकता है। ये आप सभी को पता है, ये ठोस है, और ठोसों में अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल प्रबल होता है। यानी अपन बात करें ठोसों के जो अवयवी कण है उनमें प्यार मोहब्बत क्या होता है, ज्यादा होता है। डियर मैंने आपको बताया था, जिनमें प्यार मोहब्बत ज्यादा होता है वो अवयवी कण बहुत क्या होते हैं, सटे होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। भाई ठोसों में बताया था ना मैंने आपको, फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अवयवी कणों में प्यार मोहब्बत ज्यादा होता है, और प्यार मोहब्बत ज्यादा होने के कारण मैं बोल सकता हूं इनके मध्य आकर्षण बल जो होता है वो प्रबल होता है, जिसके कारण ये, अगर अपन बात करें, ठोस कठोर भी बोले जाते हैं। क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि अब कठोर हो गए तो स्थिर हो गए, इनमें अवयवी कण निश्चित और नियमित रूप से पैटर्न हो गए, है ना। अब बात करें, ये क्वार्ट्ज कांच में कब रूपांतरित हो सकता है, जब सिलिकॉन और ऑक्सीजन जो परमाणु है, ये जो अवयवी कण है, ये निश्चित और नियमित रूप से नहीं जुड़े। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, ये अपन इसको क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। यानी अपन इसको जैसे ही गर्म करेंगे तो क्या होगा, सिलिकॉन जो ऑक्सीजन परमाणु के जो अवयवी कण है, ठीक है भाई, इनको ऊष्मीय ऊर्जा मिली, ऊष्मीय ऊर्जा कारण इनके मध्य जो आकर्षण बल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कम होने के कारण इनके मध्य प्रतिकर्षण बल ज्यादा हो जाएगा। किसकी तुलना में, आकर्षण बल की तुलना में। तो ये अवयवी कण क्या हो जाएंगे, निश्चित और नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं होंगे, यानी ये क्या हो जाएंगे, अव्यवस्थित हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से अपन क्वार्ट्ज को कांच में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो लैंग्वेज में अपन किस प्रकार इसको लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है, मैं अभी लिख देता हूं बोर्ड पे, आप नोट कर लेना भाई इसको। या तो आप इसको नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे आपकी इच्छा। हाँ जी, अगर बात करें इसमें अपना सेकेंड है इसका, तो आप लिख सकते हैं कांच अक्रिस्टलीय ठोस है, कांच अक्रिस्टलीय ठोस है। कांच क्या है भाई, अक्रिस्टलीय ठोस है, जबकि अगर अपन बात करें क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय ठोस, क्वार्ट्ज क्या है दिया, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। ये दोनों, कौन से दोनों, कांच और क्वार्ट्ज, ये दोनों SI यानी सिलिकॉन या सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन परमाणु
से निर्मित होते हैं। निर्मित होते हैं, निर्मित होते हैं। ठीक है भाई, ये तुम्हारा पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया। आगे अपन ने, मैंने आपको बताया किन परिस्थिति में, तो क्वार्ट्ज को अपन गर्म करेंगे। ठीक है भाई, गर्म करने से क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, और पिघलाने के बाद तुरंत उसको तेजी के साथ ठंडा करेंगे। तेजी से ठंडा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो अवयवी कण है वो क्या हो जाए, व्यवस्थित नहीं हो गए, अव्यवस्थित रहे, और अव्यवस्थित रहेंगे तभी तो वो कांच में रूपांतरित हो सकता है। ठीक है भाई, लिख सकता हूं, तो लिखूंगा इसमें कांच को पिघलाकर या गर्म करके, कांच को पिघलाकर या गर्म करके, ये भी लिख सकते हो, ये नहीं मैंने पिघलाकर लिख दिया, आप गर्म करके भी लिख सकते हो। कांच को गर्म करके या पिघलाकर, तेजी से पिघलाकर, तेजी से ठंडा, तेजी से ठंडा करने पर, ये कांच को करेंगे, किसको करेंगे डियर, यहां पर आएगा क्वार्ट्ज को। ठीक है भाई, यहां पर क्या जाएगा डियर, क्वार्ट्ज। भाई कांच में ही तो परिवर्तित कर रहे हैं, तो अपन इसको यहां लिखेंगे क्वार्ट्ज को पिघलाकर। भाई कांच तो ऑलरेडी ठोस है, उसको कैसे पिघलाएंगे अपन। ठीक है भाई, तो ये तो इसको ही तो पिघला सकते हैं, तो यहां लिखेंगे डियर, थोड़ा सा अपन इसको यहां चेंज कर देंगे, यहां हो जाएगा क्वार्ट्ज को पिघलाकर तेजी से ठंडा करने पर, तेजी से ठंडा करने पर इसमें बदल देते हैं, कांच में रूपांतरित कर देते हैं, कांच में रूपांतरित कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये अपना क्वेश्चन का जवाब हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा था, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन हमारे सामने था, कांच क्वार्ट्ज जैसे ठोस से किस प्रकार बने, तो इसका आंसर आपको लिखना है सिंपल सा, कांच अक्रस्टलीय ठोस है, जबकि क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय ठोस है। ये दोनों कौन से, कांच और क्वार्ट्ज दोनों सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन परमाणु से निर्मित होते हैं। क्वार्ट्ज, ठीक है भाई, ये भाई क्वार्ट्ज को ही तो अपन को इसमें भाई ये बोला ना, क्वार्ट्ज को कांच में रूपांतरित, तो क्वार्ट्ज को पिघलाकर या गर्म करने पर तेजी से ठंडा करने पर हम उसको किस में रूपांतरित कर सकते हैं, कांच में रूपांतरित कर सकते हैं। ठीक है ये हो गया अपना कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, तो ये क्वेश्चन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छी तरीके से इसको याद करना चाहिए। ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपको कॉपी में नोट करना है। पहला वाला क्वेश्चन आपको नोट नहीं करना है, केवल मैंने आपको समझा दिया था, लेकिन ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से याद भी करना है, कॉपी में नोट भी करना है। ठीक है भाई, अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं अपन इसमें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, अगर अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित ठोसों का वर्गीकरण, निम्नलिखित ठोसों का वर्गीकरण, निम्नलिखित ठोसों का, किसका दिया, निम्नलिखित ठोसों का वर्गीकरण, कौन से ठोसों का, अगर अपन बात करें तो पहला दे रखा है इसमें आयनिक ठोस। ठीक है भाई, क्वेश्चन भी साथ साथ उतारने नहीं, क्वेश्चन नहीं उतारो आप। ठीक है भाई, आयनिक, इसके बाद मैं बोल सकता हूँ इसमें धात्विक ठोस, धात्विक ठोस के बाद आणविक ठोस, आणविक ठोस। ठीक है भाई, आणविक ठोस के बाद अगर अपन बात करें कौन सा हो जाएगा, सहसंयोजक ठोस, कॉमा लगाते जाना भाई सबने, सहसंयोजक। ठीक है भाई, हाँ जी, इसके बाद बात कर सकते हैं अपन या अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोसों
क्या बोला मैंने, निम्नलिखित ठोसों का वर्गीकरण आयनिक, धात्विक, आणविक, सहसंयोजक या अक्रिस्टलीय ठोसों में कीजिए। ये तो आपका क्वेश्चन है। अब इसमें कुछ इन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर करवाया भी है, जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था ठोसों का वर्गीकरण, वहां क्वेश्चन ऐसा करवाया भी था। ठीक है भाई। और अब बात करते हैं क्या क्या एग्जाम्पल दे रखे हैं इन्होंने। जैसे कि इन्होंने दे रखा है पहला P4O10, इसको बोला जाता है डियर, अपन बोलते हैं टेट्रा फास्फोरस डेका ऑक्साइड। ठीक है भाई। दूसरा दे रखा है NH4 का होल थ्राइज और PO4, इसको बोलते हैं अमोनियम फास्फेट। ठीक है भाई। तीसरा बात करें तो इसमें दे रखा है आपका सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है भाई। चौथा दे रखा है इसमें I2। पांचवा दे रखा है इसमें P4। ठीक है भाई। हाँ, ये हो गया। छठा अगर अपन बात करें इसमें, वो आपका दे रखा है इसमें RB। ठीक है भाई। और क्या दे रखा है इसमें अगर अपन बात करें, इसमें दे रखा है आपका पीतल। क्या दे रखा है भाई, पीतल। पीतल के अलावा इसमें और कौन क्या दे रखा है, एक दे रखा है इसमें Li यानी लिथियम ब्रोमाइड। लिथियम ब्रोमाइड। एक इसमें दे रखा है सिलिकॉन आपका। ठीक है भाई। हाँ जी। और क्या दे रखा है, और कुछ एग्जांपल रह रहे हैं आपके। ग्रेफाइट इसमें दे रखा है आपका, ग्रेफाइट। एक आपको दे रखा है इसमें ग्रेफाइट। ठीक है भाई। क्या दे रखा है भाई, ग्रेफाइट। और क्वेश्चन लिखो, और क्या दे रखा है इसमें। ग्रेफाइट के अलावा अगर अपन देखें इसमें प्लास्टिक। क्या दे रखा है, प्लास्टिक। ठीक है भाई। नोट करते जाना भाई इनको। ठीक है भाई। ये हो गया आपके कंप्लीट एग्जाम। हाँ जी। तो अब इनको आपको क्या करना है, ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन आता है तो डियर मैंने आपको पहले भी बताया, क्या बताया कि इस तरह का यदि क्वेश्चन आता है तो हमको इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व किस प्रकार करना है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में जो दिया है ना उसको, जैसे इसमें कौन कौन से ठोस दे रखे हैं, तो इधर मैं लिख देता हूँ डियर आयनिक ठोस, आयनिक ठोस। ठीक है भाई। हाँ जी। दूसरा कौन सा ठोस है अगर अपन बात करें, दूसरा है इसमें धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस, धात्विक ठोस। ठीक है भाई। तीसरा कौन सा अगर अपन इसमें बात करें तो तीसरा है इसमें सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस। ठीक है भाई। हाँ। इसके बाद बात करें इसमें अपन नंबर 4 की मैं बात करूं तो कौन सा ठोस है, आणविक ठोस, आणविक ठोस। नंबर 5 में बात करें तो ये हो जाएगा आपका अक्रिस्टलीय ठोस। कौन सा भाई दिया, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। ये आपका कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से अपन को आंसर देना है। बोर्ड में भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो एक तरफ अपन ठोस लिख देंगे, अब जिस ठोस का एग्जांपल है उसको अपन उसके आगे लिख देंगे। क्लियर। पहला दे रखा है P4O10, तो P4O10 है, ये फास्फोरस होती है अधातु। ठीक है। ऑक्सीजन भी होती है अगर अपन बात करें तो ये क्या है, ऑक्सीजन के ऑक्साइड है। क्या है डियर, ये ऑक्सीजन के ऑक्साइड। क्या है डियर, ये ऑक्सीजन के ऑक्साइड है। मैंने इसको बताया था टेट्रा फास्फोरस डेका ऑक्साइड। ठीक है भाई। तो आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है, यदि अधातु ऑक्साइड होता है ना, अधातु जो ऑक्साइड होता है तो वो किस कौन से ठोस के अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं आपके आणविक ठोस के अंतर्गत। किसके अंतर्गत है, आणविक ठोस के अंतर्गत। अगर धातु ऑक्साइड हो तो वो किस में आ जाएंगे, आपके आयनिक ठोस में। ठीक है भाई। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, पहला जो एग्जाम्पल है आपका वो किसके अंतर्गत आएगा, आणविक ठोस में। तो मैं लिख सकता हूं P4 और क्या हो जाएगा O10। ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं आता। आज सेकंड है आपका NH4 का होल थ्राइज PO4। ठीक है भाई। इसका मतलब क्या हो गया, इसको बोलते हैं अमोनियम फास्फेट। क्या बोलते हैं भैया, अमोनियम फास्फेट। वैसे आपको पता चल गया होगा ये क्या है भाई, साल्ट लवण। कैसे भाई, देखिए आपको इसको मैं बताता हूँ किस तरीके से आएगा। जैसे कि अगर अपन NH4OH, ये हो गया आपका क्षार,
इसकी क्रिया यदि अपन H3PO4 यानी फास्फोरिक अम्ल के साथ यदि अपन करवाएंगे तो अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये H3 और OH निकल जाएगा, कितने हाइड्रोजन निकल जाएंगे, इसको अपन कर लेंगे बैलेंस के लिए 3, तो यहाँ पर 3H2O निकल जाएंगे, कितने निकल जाएंगे 3H2O, और इसके अलावा यहाँ पर बच जाएगा आपका क्या NH4 का ऑक्साइड और PO4, ठीक है भाई। तो ये आपका क्या हो रहा है, ये जल और ये क्या बन गया साल्ट, लवण। तो एक तरीके से अपन बोल सकते हैं साल्ट बन रहा है, तो साल्ट किस में आएगा, आयनिक ठोस में। कोई लवण, जितने भी लवण है मैंने आपको किस में इसमें, तो इसमें क्या आएगा NH4 का होल थ्राइस PO4 अमोनियम फॉस्फेट। क्लियर है आपका, दोनों एग्जांपल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे भाई। ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, अच्छी तरीके से इस टॉपिक को क्लियर करना भाई। आपको इस तरह का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ एक, ठीक है भाई। अगला देखिए SiC, ये तो सभी आप बता सकते हो, एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको, याद हो सिलिकॉन कार्बाइड, ये वाला यानी सेसोजर ठोस में बताया था, नहीं बताया था सिलिकॉन कार्बाइड। अगला आता है I2 क्या है, अणु है। अणु किस में आएंगे डियर, आपको पता है, क्योंकि अवयवी कण किसमें होते हैं, आणविक ठोसों में। अणु जो होते हैं अवयवी कण किसमें होते हैं, आणविक ठोसों में, तो यहाँ क्या जाएगा I2, ठीक है भाई। इसके अलावा P4 ये भी क्या अणु है, तो ये भी इसमें आ जाएगा भाई। बिल्कुल सिंपल है, यदि आपने बारीकी से प्रत्येक ठोस के बारे में अध्ययन किया है ना, तो इनका आसान जवाब आप आसानी से दे सकते हो, और यदि आपने चीजों को रटा है ना, तो यहाँ फिर आप डिफीट खाओगे, ठीक है भाई। हाँ जी, आरबी क्या है भाई, धातु किसमें आएगा, धातु ठोस में, तो ये हो गया आरबी, ठीक है भाई। इसके बाद आती है पीतल क्या है, मिश्र धातु, ये भी इसमें आएगी, ठीक है भाई। ये इस तरीके होगी। अब बात करते हैं, अगला एग्जांपल है लिथियम ब्रोमाइड। ये अगर बात करें अपन को समझ में नहीं आ रहा, तो इसको देखिए, सबसे पहले अपन वही लिथियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया अपन HBr के साथ करवाएंगे, ठीक है भाई, HBr के साथ करवाएंगे, तो यहाँ पर जल निकल जाएगा इस तरीके से, क्या बन जाएगा LiBr, लिथियम ब्रोमाइड और प्लस जल। तो एक तरीके से लवण और साल्ट बन रहा है, ठीक है भाई। लवण और क्या बन रहा है डियर, जल बन रहा है, लवण और जल बन रहा है। तो अपन ये बोल सकते हैं लिथियम ब्रोमाइड क्या है, लवण। तो लवण किस में आएंगे डियर, आयनिक ठोस में। तो अपन क्या लिख सकते हैं, सिंपल सा, यहां हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लिथियम ब्रोमाइड, ठीक है भाई। इस तरीके से आया, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। हाँ जी, सिलिकॉन की अगर बात करें, सिलिकॉन लिया आपको मैंने अर्धचालक बताए थे, तब मैंने बताया था सिलिकॉन परमाणु के मध्य कौन से बंध पाए जाते हैं, याद है कुछ, सहसंयोजक बंध। तो यानी इसमें सिलिकॉन में कौन सा बंध होता है, कौन सा ठोस होता है, सहसंयोजक ठोस, ठीक है भाई। हाँ जी, अगला बात करें ग्रेफाइट में कौन सा होगा, सहसंयोजक, बिल्कुल, ये तो जानते हो ना, ये तो आपको बात है, इसको तो भूल ही नहीं सकते भाई। हाँ जी, और बात करें अपन प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक में अगर अपन बात करें, ये किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात, ये आपका एग्जाम्पल होगा। हाँ जी, नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे आपको ठीक लगे, जल्दी कर लीजिए फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जल्दी कर लीजिए डियर फटाफट। हाँ जी, कर लिया, नोट कर लिया, आ रहा है ना समझ में। तो ये भी आपको कॉपी में नोट करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों क्वेश्चन आपको कॉपी में नोट करने हैं। पहला क्वेश्चन आपको नहीं करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी उसको पहले कर चुके हो, ओके डियर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का अपन, क्योंकि काफी लंबा क्लास हो चुकी है अपनी। चौथा क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन है 1.4। एक बात ध्यान रखना भाई, ये 1 पॉइंट प्रश्नावली नहीं है भाई, क्या है भाई, क्वेश्चन है केमिस्ट्री की। हाँ जी, चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथे क्वेश्चन में बात करें, 2 क्वेश्चन है। पहला है उपसहसंयोजन संख्या, उपसहसंयोजन संख्या, उपसहसंयोजन संख्या क्या है, उपसहसंयोजन संख्या क्या है। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है भाई, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2 क्वेश्चन दिए हैं इसमें, चौथे क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन आपका है
निम्नलिखित परमाणु की उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है? निम्नलिखित परमाणुओं की उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है? ठीक है भाई, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब कौन कौन सी दे रखी है इसमें, कौन कौन से आपके दे रखे हैं इसमें? पहला दे रखा है इसमें एक घनीय निबिड़ संकुलित संरचना, इसमें दे रखा है एक घनीय निबिड़ संकुलित संरचना, एक घनीय निबिड़ संकुलित संरचना। और दूसरा आपका इसमें दे रखा है, बात करें बी, जो दे रखा है इसमें वो दे रखा है आपका एक अंत्य केंद्रीय घनीय संरचना, एक अंत्य केंद्रीय घनीय संरचना, एक अंत्य केंद्रित घनीय संरचना। ठीक है भाई, हाँ जी। तो पहले क्वेश्चन अपन आते हैं उप सहसंयोजन संख्या। वैसे ये आप सभी स्टूडेंट अच्छी तरीके से जानते हैं उप सहसंयोजन संख्या, आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया। ये आपको उप सहसंयोजन संख्या याद है? कुछ भूल गया साहब? चलो मैं याद दिला देता हूँ आपको। मैंने बताया था कि एक ठोस गोला जितने अपने निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है वो उसकी क्या कहलाती है? उप सहसंयोजन संख्या। जैसे ये गोला, ये कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है? 2, तो इसकी उप सहसंयोजन संख्या होगी 2। मान लीजिए एक गोला ऊपर होता है इस तरीके से, तो अब इसकी उप सहसंयोजन संख्या कितनी हो जाती है? 3। मान लीजिए एक गोला इसके नीचे होता है इस तरीके से, तो ये अब इसकी उप सहसंयोजन संख्या कितनी हो जाती है? 4। ठीक है, यानी जितने निकटतम गोलों को स्पर्श करेगा वो उसकी क्या कहलाएगी? उप सहसंयोजन संख्या। क्लियर है भाई? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये आपको करना भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ। हाँ, सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो कि आपको कॉपी में भी नोट करना है। आपको क्वेश्चन डाल देना 1.4 का सेकंड, पहला अपन कर चुके हैं। हाँ जी। दूसरी बात करें निम्नलिखित परमाणु की उप सहसंयोजन संख्या। परमाणु अपन को दे रखे हैं एक घनीय निबिड़ संकुलित संरचना। डियर, आपको याद है घनीय निबिड़ संकुलित संरचना की आपको उप सहसंयोजन संख्या बतानी। क्या बतानी? उप सहसंयोजन संख्या। कैसे? आपको याद हो जब ठोस निबिड़ संकुलन चल रहा था तो उस लास्ट में मैंने आपको क्या बताया था? पता है? अष्टफलकीय छिद्रों पर यदि अपन तीसरी परत रखते हैं, ठीक है भाई, तो हमें कौन सी संरचना प्राप्त होती है? CCP, HCP, षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना, और इसी को अपन बोलते हैं CCP। CCP का मतलब होता है एक, अपन बोल सकते हैं घनीय निबिड़ संकुलित संरचना, यानी क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो आपको याद है वहां पर उप सहसंयोजन संख्या कितनी थी? अरे डियर 12 3 थी भाई। 6 तो बीच में एक गोले को 6 गोले स्पर्श कर रहे, 3 ऊपर और 3 नीचे। अरे पैटर्न देखा था ना, ABC देखा था? नहीं देखा? 3 ऊपर और 3 नीचे, 6 हो गई, और 6 बीच में कितने हो गई? 12। तो अपन ये बोल सकते हैं पहले वाले में उप सहसंयोजन संख्या आपको क्या लिखनी है इसकी, यानी आप लिख सकते हो ए में उप सहसंयोजन संख्या कितनी आएगी डियर? 12। दूसरा आता है बीच, एक अंत्य केंद्रित घनीय संरचना। हाँ, इसको आप बात कर सकते हो, इसको आप और अच्छी तरीके से समझ सकते हो। इसमें कैसे भाई? अंत्य केंद्रित का मतलब अपन को एकक कोटि का वर्ग घनीय। डियर, ये घनीय क्यों दिया है आपको पता है? घनीय का मतलब होता है इसकी लंबाई, चौड़ाई और इसकी ऊंचाई, तीनों दूरियां क्या है? समान। तीनों विमाएं क्या है? समान है। इसीलिए तो घनीय का मतलब ये होता है भाई, जब अपना रूम होता है घनीय तो होता है, घन भी जैसा होता है, तो ये ध्यान रखना घनीय, कहीं आप कंफ्यूजन हो जाओ घन से। ठीक है भाई? हाँ, अब क्या करें? जैसे मैंने ये बना दिया इस तरीके से, ठीक है भाई? तो आपको पता है अंत्य केंद्रीय में एक तो कोणों पर पाए जाते हैं, 1 2 ठीक है, 3 4 5 6 7 8, और ये कहाँ पाया जाता है? केंद्र। ये केंद्र वाला जो गोला है कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 गोलों को स्पर्श कर रहा है भाई। आपको ये घन में नहीं दिख रहा, वास्तव में अगर बात करें प्रत्येक गोला जो होता है वो इस तरीके से होता है। 1 ये दो गोले हो गए, ऐसे नीचे वाला गोला स्पर्श कर रहा है 3, ऐसी इधर बात करें 4, एक इधर बात करें 5, ऐसे बात करें 6, एक अपन बात करें 7, और एक गोला ये बीच वाला गोला 8।
यानी बीच वाला गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है? 8 हो। कितने को कर रहा है? 3 4 5 6 7 और 1 8 अपन बात करें, ठीक है। तो अपन ये देखो, कोने वाले जो कोने बीच वाले गोलों को स्पर्श कर रहे हैं, ये तो डियर कैसी अवस्था है? 2D अवस्था। पीवी में अवस्था ही अपन बोर्ड पे बना सकते हैं। 3D अवस्था में जब इस चित्र को देखेंगे, जो प्रत्येक गोले है ना जो कोनों पर, ये मध्य वाले केंद्र वाला जो गोला है उसको क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। यानी ये बीच वाला गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम ये बोल सकते हैं बी वाले, अगर आपसे पूछा जाए बीसीसी की उप सह संयोजन संख्या, भाई अंत केंद्रित अपन क्या बोलते हैं? बीसीसी, ठीक है भाई। तो इसकी उप संयोजन संख्या कितनी होगी डियर? 8 होगी। कितनी होगी? 8, ठीक है भाई। आई होप आपको अच्छी तरीके से ये दोनों समझ में आ गई। तो आपको ये बात करें 1.4 का सेकंड क्वेश्चन आपको कॉपी में नोट करना है, ये वाला नोट नहीं करना। अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो, आपको एक सिस्टम सही बना रहेगा, ठीक है भाई डियर। तो आपके आज अपन ने 4 क्वेश्चन किए हैं, इसमें सॉल्व किया है। अब हम बात करें पाठ्य पुस्तक के, इसके अलावा हमने आज जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा था? हमने रिवीजन किया था। किसका रिवीजन किया था हमने रिवीजन किया था किसका? जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था। कौन सा टॉपिक पढ़ा था? अगर अपन बात करें तो ठोसों में चुंबकीय गुण, उसका रिवीजन अपन ने करा था। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है भाई। तो कल अपन इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डियर मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो आप सभी को इस चैप्टर को अच्छी तरीके से तैयार करना है। अगर किसी भी टॉपिक में किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत है तो आप मुझे बता देना, पर्सनली आपके पास मेरा नंबर है, उनको मैसेज कर देना। तो जैसे मुझे टाइम मिलेगा उसी हिसाब से मैं आपका उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। ओके डियर, हाँ जी। कल मिलेंगे अपन अपनी लाइव क्लास में, जो आपका टाइम है 9:30 बजे। ओके डियर, गुड लक एंड गुड विश।